हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। करें शुरू। चलो, तो पिछली क्लास में राजी हमने ग्रेडियंट पढ़ लिया था। वेक्टर कैलकुलस के बेसिक्स हम सीख रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में काम आएंगे। ठीक है, तो अब क्या पढ़ना है हमें? अब हमें करना है डाइवर्जेंस। अगला टॉपिक है डाइवर्जेंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो कोई वेक्टर फील्ड ले लो, कोई वेक्टर फील्ड ले लो। ग्रेडियंट हमने स्केलर फील्ड में लगाया था। ठीक है, और स्केलर फील्ड में डेल ऑपरेटर लगा दिया था। अब क्या करना है? डेल ऑपरेटर लगाना है वेक्टर फील्ड पे, और वेक्टर फील्ड पे दो तरीके से लगाया जा सकता है कोई भी ऑपरेटर, स्केलरली या वेक्टोरियली। अब इस पे हम अगर स्केलरली लगा दें, स्केलरली मतलब डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मत बोलना पर ऑपरेटर बोलना, कि ये वेक्टर फील्ड पे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डाइवर्जेंस। और कैसे लिखते हैं? करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप और डॉट विद ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, और आपको पता है आई विद आई 1, जे विद जे 1, के विद के 1, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर 0। तो ये जो चीज है हमारी आ जाएगी कि आप वेक्टर फील्ड के x कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे, y का विद रिस्पेक्ट टू y, और z कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये वाला जो फैक्टर है इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ अ फील्ड, वेक्टर फील्ड। और रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट होता है एक स्केलर। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, देख लो आराम से। चलो, तो जैसे हमने पहले सीखा था कि क्या होता है, सीख लिया। अब सीखते हैं इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल मीनिंग या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, एक सिंपल सा डेरिवेशन वाला एक आर्टिकल है, सिग्निफिकेंस, राइट। सिंपल सा आर्टिकल है, डेरिवेशन करके देखते हैं। तो मान लो यहाँ पे बना लेता हूँ, ये मेरे पास एक स्मॉल पैरेललोपिपेड है। ये एक एक्सिस हो गया, और ये हो गया ये। तो हम इसे ऐसे बना लेते हैं, और इस एक्सिस को भी मैं आगे ले जाता हूँ, और इस एक्सिस को ऊपर ले जाता हूँ। इसे हम z मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। ठीक है, ये O पॉइंट मान लेते हैं, कोई भी बीच में एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, और नेमिंग कर लेता हूँ A B C D E F, और ये फेज रह गया ना G। ओके, तो अब ये क्या चीज है? ये बेसिकली हमने एक पैरेललोपिपेड लिया, एक क्यूबॉइड लिया। ठीक है, उसके दो फेज हैं, आगे और पीछे, लेफ्ट और राइट, आगे और पीछे, और ऊपर और नीचे। तो दो फेज हो गए, इधर और इधर। ठीक है, और बाकी के चार फेज जो हो गए वो भी हम लिख सकते हैं। तो ये एक फेज है अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ से वापस आओगे तो माइनस एक्स है, और आगे जाओगे तो प्लस एक्स है। ऐसे ही अगर ऊपर जाओगे तो प्लस वाई, और नीचे आओगे तो माइनस वाई, और अगर पीछे आओगे तो प्लस जेड माइनस जेड, और आगे जाओगे तो प्लस जेड। ठीक है, इस तरह से 6 फेजेस हमने बना सकते हैं, देख सकते हैं पैरेललोपिपेड में। अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स कितना एंटर कर रहा है। यहाँ से मान लो कोई वेक्टर फील्ड एंटर कर रहा है, और यहाँ से वेक्टर फील्ड
बाहर जा रहा है, लीव कर रहा है। ओके, चलो तो पहले ये सरफेस देखते हैं, ये वाला फेज ए बी ओ एफ, ये जो फेज है ओ ए बी एफ, ओ बी ए एफ, ये जो फेज है इसमें अब अगर यहाँ पे वैल्यू x है, पॉइंट कौन सा है पहले वो देखते हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके सेंटर में आएगा। हालांकि हम फेज इतना छोटा मान रहे हैं, स्मॉल स्मॉल पैरेललोपिपेड ले रहे हैं। स्मॉल पैरेललोपिपेड का मतलब है टोटल लेंथ कितनी, अलोंग x एक्सिस dx, y एक्सिस dy और z एक्सिस में dz। तो हमने पैरेललोपिपेड की लेंथ एजेस कितने माने हैं, dx dy dz। ठीक है, तो स्मॉल ले रहे हैं। स्मॉल ले रहे हैं का मतलब ये है कि अगर हम सेंटर पॉइंट भी ले रहे हैं, सेंटर पॉइंट भी, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट भी ले रहे हैं, तो समझेंगे कि यहाँ जितनी वैल्यू उतनी पूरे फेस पे वैल्यू है, उतनी ही वैल्यू है। ओके, तो इस फेज में पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं x में से कितना माइनस हो जाएगा, dx बाय 2, dx बाय 2। ठीक है, और फ्लक्स जो एंटरिंग है, जो उसमें जा रहा है वो कितना होगा, उसमें वैल्यू देखोगे, अगर आप फील्ड की वैल्यू देखोगे तो सेंटर वाले पॉइंट पे, मतलब यहां वाले पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू है ए एक्स, ए वाई, ए जेड। अब एक्स एक्सिस में मूव करने से, उसकी वैल्यू पीछे आने से क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो रही है, माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, कितना चेंज हो रहा है उसमें एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, उतना माइनस करना पड़ेगा। कितना मूव किया वो साथ में लगाना पड़ेगा, है ना। तो dx बाई 2 मूवमेंट के लिए ax में विद रिस्पेक्ट टू x कितना चेंज हुआ वो माइनस अगर कर दोगे, क्योंकि dx बाई 2 मूवमेंट पीछे है, नेगेटिव dx बाई 2 है, वो माइनस कर दोगे तो ये ax में से तो ये वैल्यू आ जाएगी कि कितना उस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू है। बात समझ में आ गई, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, और इस हेल्प से हम इसकी हेल्प से देखते हैं कि इस बुक में, इस पैरेललोपिपेड में एक सरफेस ये है। ठीक है, अगर हम इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, तो यहाँ पे y और z होगा, ये वाले सरफेस पे और ये वाले पे भी, और ये माइनस एक्स होगा तो ये प्लस एक्स होगा। ऐसे ही अगर ये प्लस y है तो ये माइनस y है, और ये सरफेस जो है इसमें x और z होंगे। ठीक है, आप इसे अपने रूम से भी देख सकते हो कि अगर फर्श पे हम देखेंगे और उसे x और y मानेंगे तो उसमें परपेंडिकुलर मूवमेंट जो है वो z का होगा। ओके, सेम है, उसी तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अलोंग x डायरेक्शन हमने ले लिया, अलोंग x डायरेक्शन। अगर हम प्लस एक्सिस में जाएंगे, यानी कि x एक्सिस में ही दूसरी तरफ, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी, क्योंकि हम उतना ही मूव करके गए हैं, लेकिन आगे को गए हैं, प्लस में गए हैं, माइनस में नहीं आए। ठीक हो गया, चलेगा काम। ओके, अच्छा ये तो हुई वेक्टर फील्ड की वैल्यू, वेक्टर फील्ड की वैल्यू। अगर मुझे एरिया निकालना, फ्लक्स निकालना हो, फ्लक्स, फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग और लीविंग पर यूनिट सरफेस एरिया, है ना, आपने किया हुआ है, तो इन दैट सरफेस एरिया, तो इसके साथ अगर आप फ्लक्स निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके साथ एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप इस सरफेस की इस फेज की बात कर रहे हो तो इसमें एक तो z एक्सिस है और एक y एक्सिस है, तो यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई होगा dy dz। ऐसे ही आगे वाले में भी dy dz। ठीक है, क्योंकि एक बार फिर से देख लो, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और आप इस फेज की बात कर रहे हो, ओ बी ए एफ, तो इस फेज में एक y है और एक z है, ये y है और ये z है, और x एक्सिस में ये इस तरह से है कुछ।
और एक्स एक्सिस में हम पीछे आ रहे हैं और एक्स एक्सिस में हम आगे जा रहे हैं। ठीक, एक बार और करते हैं, ये वाला फेज लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्लस वाई और नीचे आएंगे तो माइनस वाई, और इसमें इस फेज में, ये वाले फेज में कौन कौन से एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। तो इस फेज में एक तो एक्स एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर हम अलोंग वाई लेंगे, अलोंग वाई डायरेक्शन, तो आपको पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, ये होगा y माइनस डी वाई बाई टू, प्लस लोगे तो प्लस हो जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी कि ए वाई में माइनस करोगे, जितना y में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू y और इंटू डी वाई बाई टू, और अगर प्लस लोगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, नीचे जाओगे तो माइनस, ऊपर जाओगे तो प्लस, और एरिया में कौन से एक्सिस होंगे, x और z। तो इस फेज का एरिया कितना हो गया, dx और dz। ऐसे ही अगर z ले लोगे तो वो भी ले सकते हैं, लिख देता हूं, जरूरत नहीं है वैसे। z प्लस माइनस डी जेड बाई टू, अगर आप देखोगे दैट विल बी ए जेड प्लस माइनस करली ए जेड बाई करली जेड इंटू डी जेड बाई टू, और इसमें एरिया होगा dx dy। चेक कर लो, तीनों में फ्लक्स एंटरिंग जो है और फ्लक्स लीविंग जो है वो आपको पता लग गया, नीचे से एंटरिंग, ऊपर से लीविंग। ठीक है, एंटरिंग और लीविंग आपको पता लग गया, माइनस और प्लस कितना किस डायरेक्शन में किस एरिया में आता है। चेक कर लो एक बार, डाउट ना हो कोई। देख लो अच्छे से, बढ़े आगे करें। ओके, तो अब बात करते हैं नेट फ्लक्स कितना होगा। अगर इस फ्लक्स पे जाएं तो नेट वैल्यू कितनी होगी, इसे भी मैं इरेज कर देता हूं। नेट फ्लक्स किसी एक फेज पे किसी एक डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो कितना होगा, दैट विल बी लीविंग माइनस एंटरिंग, कितना बाहर गया और कितना अंदर आया, उनका डिफरेंस देख लो, है ना। तो वो देख लेते हैं कि आगे वाले पे कितना है और पीछे वाले पे कितना है। तो नेट फ्लक्स जो है वो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स निकालता हूं पहले, अलोंग एक्स डायरेक्शन, दैट विल बी, बाद वाला जो है यानी कि ए एक्स प्लस वन बाई टू करली ए एक्स बाय करली एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया बाद वाला, और माइनस करोगे ए एक्स माइनस वन बाई टू करली ए एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, होगा, ये कट जाएगा, आपको पता है ये कटेगा इसके साथ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होके हाफ और हाफ प्लस होके कितना बन जाएंगे, ये आपको दे देगा टोटल करली ए एक्स बाई करली एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, एक फैक्टर मैंने छोड़ दिया, वो भी लिख देता हूं कि फ्लक्स लिख रहे हैं ना, वेक्टर फील्ड थोड़ी लिख रहे हैं, तो दोनों के बाहर डी वाई डी जेड भी तो था, तो यहाँ पे डी वाई डी जेड ही साथ में है, और टोटल वैल्यू कितनी है ये, इसे वॉल्यूम बोलते हैं। दिस इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड, राइट, dx dy dz, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट मतलब वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। अब बाकी चीज को देखो, ये हुआ सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग y लेंगे, अलोंग y तो क्या होगा, अलोंग y उसमें भी यही चीज आने वाली है, उसमें आने वाला करली ए वाई बाय करली वाई, और बाकी सब सेम dx dy dz, है ना, dy dx dz, z वाले में भी dz dx dy सेम आने वाला है, और बाकी क्या आएगा, तीसरी चीज क्या आएगी, करली ए जेड बाय करली जेड, और ये सेम।
ठीक लिख रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर टोटल लेंगे, बिल्कुल टोटल, टोटल अलोंग एक्स वाई जेड तीनों मिला के, तो कितना आएगा? आपको कर लिया होगा आपने कैलकुलेट, तो आएगा करली ए एक्स बाय करली एक्स प्लस करली ए वाई बाय करली वाई प्लस करली ए जेड बाय करली जेड, और बाहर आएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, और अगर टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो ये फैक्टर कट जाएगा, और ये फैक्टर कटने के बाद जो बाकी बचेगा वो क्या है? वो हमारा क्या है? वो है हमारा डेल डॉट ए। लिखा था ना सबसे पहले यही, कर ली ए एक्स बाई एक्स, ए वाई बाई वाई, जेड बाई जेड, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। दैट्स इट, खत्म हुआ, इतना ही था, सिंपल है। तो देखो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज टोटल फ्लक्स अपॉन अपॉन वॉल्यूम अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है बेसिकली? ये बता रहा है फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग और लीविंग, है ना? तो ये बता रहा है कि कितना वो बाहर जा रहा है या कितना वो अंदर आ रहा है। फ्लक्स कितना है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी क्रॉस कर रही है किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया को, वो ये मेंशन करता है। अगर आप बाकी पहले वाली चीज देखो तो ये क्या है? ये है वेक्टर फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद सरफेस इंटीग्रल। इसे हम फ्लक्स लेते थे ना, आपने पढ़ा हुआ है तो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, प्लस टू में सब पढ़ के आए हो, है ना? तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू और z के विद रिस्पेक्ट टू, या x और z, या x और y, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल है। इसे हम सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, जिसमें दो इंटीग्रेशन लगा देते हैं। डबल इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, और अगर ओवर द क्लोज सरफेस ले रहे हो, पूरा सरफेस ले रहे हो, तो ऐसे क्लोज बना लो। ठीक, इसे सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे होगे तो तीन बना दोगे, ए डॉट डीवी लिख दोगे, इसे वॉल्यूम इंटीग्रल बोल देते हैं। अगर आप लाइन के अलोंग देख रहे हो वेक्टर फील्ड को, तो ए डॉट डीएल लिख दो, इसे लाइन इंटीग्रल बोल देते हैं। इसमें भी अगर क्लोज्ड कर्व है, लाइन क्लोज कर दी, तो क्लोज बना देना। ठीक है, इस तरह से आप लाइन सरफेस या वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हो, और डाइवर्जेंस इसके इक्वल आ रहा है फ्लक्स के टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम के। दिस इज इट्स फिजिकल मीनिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है। अगर ये पॉजिटिव आए तो मतलब चीज डाइवर्ज कर रही है बाहर, मतलब फैल रही है। ठीक है, यानी कि जो पॉइंट है वो किसका काम कर रहा है? जो पॉइंट है वो सोर्स का काम कर रहा है। लाइंस निकल रही है यहाँ से, जैसे आप किसी टैप को लेके खोल देते हो तो पानी क्या हो रहा है? बाहर फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? डाइवर्जिंग लेंस भी पढ़ा हुआ है आपने प्लस टू में बाय द वे। दूसरा क्या है? अगर डाइवर्जेंस नेगेटिव है, यानी कि चीजें अंदर को आ रही हैं, क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं, बाहर नहीं जा रही, कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पे, नेगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। और अगर डाइवर्जेंस जीरो है, अगर किसी वेक्टर फील्ड का, अगर किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो आ जाए, तो उसे बोलते हैं सोलेनोइडल। सोलेनोइड पढ़ा है ना, उधर ही उधर घूमता रहता है, उधर ही उधर घूमता रहता है वो सोलेनोइड, ना तो वो फैल रहा, ना वो इकट्ठा हो रहा, ना वो कन्वर्ज हो रहा, ना वो डाइवर्ज हो रहा, तो उसे हम सोलेनोइडल बोल देते हैं। दैट्स इट, इतना ही फिजिकल मीनिंग है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। आर्टिकल खत्म हुआ, काम खत्म हुआ, आपको डाइवर्जेंस वाला टॉपिक इतना ही है। ठीक है, इससे रिलेटेड मिलता जुलता हम एक और आर्टिकल करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने बचपन में छोटे होते भी पढ़ी है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इस फॉर्म में, तो हम बोलेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस आएगी अभी, डाइवर्जेंस की टर्म्स में देखेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे आता है उसमें बात करेंगे, तो आ जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं,
फिलहाल हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ, एक दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको इसी से चीज से रिलेटेड, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि कैसे काम करना है। न्यूमेरिकल्स भी इम्पोर्टेंट है राजे, आते हैं पेपर में, पूछे जाते हैं, तो हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने ग्रेडियंट भी किया था ना, ग्रेडियंट में किसका ग्रेडियंट निकालना था? ग्रेडियंट हमने निकाला था आर का, आर वेक्टर का। अब भी कर लेते हैं, ग्रेडियंट तो आर स्केलर का निकल सकता है ना, वेक्टर का नहीं निकलता, तो हम अभी भी कर लेते हैं। तो अब वेक्टर फील्ड ले सकते हो और उस पर ये ऑपरेट कर दोगे, तो कर दो, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पिछली बार आपको ध्यान होगा हमने मैग्नीट्यूड लिखा था आर का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी हम क्या लिख रहे हैं? अभी हम आर वेक्टर लिख रहे हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस जो है वो वेक्टर फील्ड का होता है, ग्रेडियंट जो है वो स्केलर फील्ड का होता है। तो बस x का x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लोगे कितना आएगा 1, y का y के विद रिस्पेक्ट टू कितना आएगा 1, z का z के विद रिस्पेक्ट टू कितना आएगा 1, तो टोटल 3 हो गया, खत्म हुआ काम, इतना ही था, सिंपल न्यूमेरिकल था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, चल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं एक फील्ड देता हूं आपको, स्केलर फील्ड दे देता हूं, फाई इज ए स्केलर फील्ड। कैसा ले? मान लो एक्स स्क्वायर ले लिया प्लस 2y ले लिया माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ ले लिया। तो हम क्या करते हैं, स्केलर फील्ड का तो डाइवर्जेंस निकल नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, स्केलर फील्ड पे क्या लगता है? ग्रेडियंट। तो पहले ग्रेडियंट निकालते हैं, पहले निकालते हैं ग्रेडियंट, और जो ग्रेडियंट आ जाएगा वो एक वेक्टर होगा, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इज ए वेक्टर, उस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट देखो, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड, ये तीनों अब हम लगाएंगे एक ही वेक्टर पे, विच इज स्केलर, एक ही क्वांटिटी पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस जेड स्क्वायर, इस पे लगाते हैं। तो देखो लगा लो, करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x आई कैप, और y का 0, z का विद रिस्पेक्ट टू x 0, तो सिर्फ 2x बचा। अब पूरा लिख देता हूं, कर्ल बाय कर्ल y ऑफ एक्स स्क्वायर 0 ऑफ 2y 2 माइनस जेड स्क्वायर 0 जे कैप प्लस ऐसे ही 0 प्लस 0 माइनस 2 जेड के कैप। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट, कितना आया 2x आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2z के कैप। ठीक है, अब जो ग्रेडियंट आ गया है, हम क्या करते हैं, उसका डाइवर्जेंस देखते हैं। ठीक है, क्योंकि डाइवर्जेंस तो वेक्टर फील्ड का देखते हैं ना, अब वेक्टर फील्ड है, तो देखो कैसे निकाल लोगे। तो इसमें क्या होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 2, इसका विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा 0, इसका विद रिस्पेक्ट टू z कितना होगा -2, और ये हो गया टोटल 0। यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ अ फील्ड इज कमिंग आउट टू बी 0। इसे क्या बोलेंगे? सोलेनोइडल। इसे क्या बोलेंगे? सोलेनोइडल फील्ड। क्यों? क्योंकि इसका डाइवर्जेंस 0 आ रहा है। ठीक है, सिंपल था, इतना ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, वो न्यूमेरिकल भी बड़ा अलग और अच्छा है, वो मतलब अलग तो नहीं है, अच्छा है, काफी बार पूछा जाता है उस तरह का न्यूमेरिकल। तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें से। उस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक वेक्टर फील्ड दे दूंगा मैं,
ठीक है, लेट्स से ए वेक्टर फील्ड मैंने दे दिया। किस तरह का दूं? उसमें आई कैप का कोएफिशिएंट ले लेते हैं हम x प्लस 3y। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन, मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में अलग अलग तरह से दिया जा सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जे पे हम ले लेते हैं 2y और z ले लेते हैं साथ में 3z जे कैप। ठीक है, और के कैप में अब मैं क्या करूंगा, के कैप में सारा कुछ नहीं दूंगा, एक नंबर मैंने छोड़ दिया, लेट इट बी ए। यहां पे क्या है पता नहीं हमें, x प्लस ए जेड, ए पता नहीं है। ठीक, तो अब आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड ए स्मॉल ए इफ ए इज सोलेनोइडल। सोलेनोइडल, ठीक है, तो बस कहानी में कोई ट्विस्ट तो है ही नहीं। आपको सोलेनोइडल में क्या लेना होता है, डाइवर्जेंस ऑफ दिस फील्ड इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, इसका विद रिस्पेक्ट टू x कितना डेरिवेटिव है 1, इसका विद रिस्पेक्ट टू y कितना डेरिवेटिव है 2, इसका विद रिस्पेक्ट टू z कितना डेरिवेटिव है a, दिस इज इक्वल टू 0। तो a कितना हो गया -3। इस तरह का भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन दे दी, पर्टिकुलर वैल्यू पूछ ली, ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। तो आज हमने किया डाइवर्जेंस, इसे पूरा करो अच्छे से। अगली क्लास में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्ल की बात करेंगे। कर्ल की, कर्ल रोटेशनल इफेक्ट है। अब हम डेल ऑपरेटर को स्केलरली नहीं वेक्टोरियली लगाएंगे किसी वेक्टर फील्ड पे, फिर क्या होता है, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, किस तरह से वो काम करता है, वो सब करेंगे अगली बात में, अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड कीप ऑन वर्किंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।